हाय, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमने इंटरमीडिएट वालों के लिए पोएम सेक्शन का थर्ड लेसन जो कि जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर हम बात करें कंपोज्ड बाय वेस्टर्न ह्यूग ऑडेन, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WH ऑडेन और हिंदी में हम आपको यहाँ लिख दिए। आगे की अगर हम बात करें तो अगर हम इनके जीवनी की पढ़ने वाले हैं जो कि हम कहेंगे ऑथर्स इंट्रोडक्शन, यानी कि राइटर का परिचय को पढ़ेंगे और इनके संदर्भ में राइटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस को देखा, उन सारे क्वेश्चंस पे भी हम राइटर संबंधित क्वेश्चन पे भी बात कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन की जो घंटी है उसे भी हिट कर लीजिए, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिक सके। चलिए तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए। चलिए तो हम आपको मिलवाते हैं WH ऑडेन से। मिलिए WH ऑडेन साहब से। देखिए, देख लिए। चलिए अब इनके हम जीवनी के बारे में बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बता दूं कि WH ऑडेन अर्थात ही वहाँ नाम है, इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग किए। ही वाज बोर्न ऑन 21 फरवरी 1907। इनका जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को हुआ। जगह का अगर हम नाम की बात करें तो जगह था यॉर्क, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। अगर हम बात करें ही वाज डाइड ऑन 29 सितंबर, यहाँ इन भी लगा सकते हैं या तो नहीं भी लगाएंगे, 1973। जगह की अगर हम बात करें तो कौन जगह था, तो था ऑस्ट्रिया स्थान में इनका मृत्यु हुआ। जन्म हुआ इंग्लैंड में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनका ऑक्यूपेशन का अर्थात पेशा का, तो आप जान रहे हैं कि इनका कविता हम पढ़ रहे हैं, तो इनका पेशा क्या था, कवि थे, राइटर थे, यानी कवि थे। आगे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, नाम तक के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाम तक भी आ जाएगा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। मैं आप ही से बोल रहा हूँ क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको आदत है वीडियो को भगाना तो फिर आप गलत चैनल पे आ गए हैं। आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये सोच के जुड़िए कि हम तरीकेबद्ध चीज़ों को सीखने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, थैंक यू। अब जरा सा हम बढ़ते हैं आगे इनके जीवनी की ओर। तो अभी हमने देखा इनका जन्म तथा मृत्यु के बारे में। आगे हम बात करते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में। तो अगर हम बात करें एजुकेशन की बात करते हैं, इनका एजुकेशन, तो ये जो थे MA किए हैं। MA किए हैं, कहाँ से किए हैं, तो एक कॉलेज था जिसको हम बोलते हैं क्राइस्ट चर्च। क्या बोलते हैं, क्राइस्ट चर्च। वो पढ़ता है ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि आप पढ़ते होंगे, ऑक्सफोर्ड बुक पढ़ते हैं ना, ऑक्सफोर्ड करंट, तो उन्हीं के इंग्लैंड में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है, ऑक्सफोर्ड करंट। आगे अगर हम बात करें इनका परिवार वालों को, तो आपको ज़्यादा नहीं, इनका हम वाइफ का नाम बता देते हैं। अगर आप बोलिएगा तो हम इनका पिता और माँ को भी नाम बता सकते हैं, लेकिन इनका वाइफ का नाम जान लीजिए। इनका वाइफ का नाम था इरिका इरिक मेनन इनका पत्नी थी। आगे की अगर हम बात करें तो इनका, मैंने आपको जैसा बताया कि पिता का भी नाम बता सकते हैं, तो आपको लगे कि इनका पिता का नाम क्या है वो भी जरा सा जान लें। तो इनका फादर का नाम था जॉर्ज
जॉर्ज ऑस्टस, जॉर्ज ऑस्टस। अगर बात करें जॉर्ज ऑस्टस ऑडेन, क्योंकि इनका भी टाइटल सेम था, जॉर्ज ऑस्टन ऑडेन। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ, कब मृत्यु हुआ, तो आप जरा सा इसका शॉर्ट फॉर्म जरा सा जान लीजिए। 1872 में जन्म लिए कौन, इनके पिता जॉर्ज, और इनका मृत्यु जो है 1957 में हो गया था, 1957 में। अगर हम बात करें इनकी माँ का, मदर का, इनकी माँ का, मदर का, तो आप जरा सा देखने का प्रयास करेंगे तो इनका माँ जो था कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस, कॉन्स्टेंस रोजली, कॉन्स्टेंस रोजली, 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 यस ए, कॉन्स्टेंस रोजली। अगर बात करें तो इनका जन्म जो है आप जरा सा देखिए 1869 में हुआ था और मृत्यु 1941 में हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इनकी पिता का जन्म 72 में हो रहा है और माँ का जन्म 69 में हो रहा है। अब जरा सा जोड़िए 69, 70, 71, 72, 69, 70, 71, 72, यानी कि 3 वर्ष इनके पिता से जो माँ थी 3 वर्ष की बड़ी थी। कितनी वर्ष की? 3 वर्षों से बड़ी थी। कौन? माँ, उम्र में 3 वर्षों की बड़ी थी। अगर आगे हम बात करें, अब इसको हम मिटा लें। चलिए, आपको मैंने ये बता दिया। अगर हम बात करें तो 3 भाई में से सबसे छोटे भाई थे। अगर हम बात करें इनके पिताजी तो एक डॉक्टर थे। अगर बात करें इनकी माँ तो एक नर्स थी और मिशनरी हॉस्पिटल में काम किया करती थी, ईसाइयों के हॉस्पिटल में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये जो थे, अगर हम बात करें ही वाज वेल नॉन पोएट इन 20th सेंचुरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि ये जो थे कौन, W.H. ऑडेन जो थे 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि थे, बहुत ही जाने माने कवि थे। आगे अगर हम इनकी बात करते हैं, ये 20वीं शताब्दी की बहुत जाने माने कवि थे। आगे की अगर हम बात करें तो आगे देखते हैं कि इन्होंने अपने राइटिंग के क्षेत्र में एक प्राइज को भी जीता था। ध्यान से देखिएगा, ही बोन द पुलित्जर प्राइज, ही बोन द पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री, जिसका नाम था द एज ऑफ एंजाइटी। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सा हम बात कर लें, ये जो है पोएट्री के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला। वो कब मिला था तो ये भी याद रखिएगा 1948 में। ये क्वेश्चन जो है आपको ये पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करेंगे तो W.H. ऑडेन कभी कभी क्वेश्चंस इस प्रकार से आपको बना के देगा, सीधा यहाँ लिखेगा ही, या तो W.H. ऑडेन, यहाँ लिखेंगे W.H. ऑडेन। जरा सा क्वेश्चन इसका प्रवृत्ति देख लीजिए। W.H. ऑडेन बोन खाली स्थान, अब यहाँ अगर रखेगा तो यहाँ लिखेगा प्राइज इन 1948, और ऑप्शन यहाँ दे देगा जैसे में साहित्य अकादमी, और भी बहुत सारा ऑप्शन देगा, लेकिन यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पुलित्जर प्राइज। कभी कभी क्वेश्चंस दे सकता है कि यानी कि इनको पुलित्जर प्राइज किसके लिए, किस रचना के लिए मिला था, तो आप याद रखिएगा द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। आगे की अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की, थोड़ा सा अब इसको हम मिटा लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? आपको बोल रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं।
आप जो है एक भी चीज़ों को मत सोचिए कि हम आपको कंप्लीट नहीं करेंगे, हर एक चीज़ हम आपको कंप्लीट करते चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपसे हमेशा वादा करते रहता हूं कि जहां आप पसीना बहाएंगे वहां हम खून बहाएंगे। आप पसीना बहा करके तो देखिए। आगे अगर हम बात करें तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी रख सकता है, डब्ल्यू एच ऑडेन बाज खाली स्थान छोड़ देगा। अगर इस प्रकार का खाली स्थान छोड़ रहा है तो क्या थे वो, तो आप यहाँ कह सकते थे कि वो पोएट भी हैं, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो पोएट के साथ साथ वो ड्रामाटिस्ट भी थे। आगे अगर हम बात करें वो संपादक भी थे अर्थात एडिटर भी थे। आगे की अगर हम बात करें तो ट्रांसलेटर भी थे, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक भी थे। आगे की अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारे रचनाएं हैं, जो कि रचनाओं को अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट, इसको आप रहने दें कि मिटा लें, चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट कीजिए, हम आपको आगे यहाँ लिखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो इनका रचनाओं की बात अगर हम करें तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट इनका रचना थे। ये इन्होंने 2 चरणों में लिखा। पहला बार तो ये इंग्लैंड में जन्म लिए, कुछ दिन इंग्लैंड में रहे, उसके बाद कुछ दिन इंग्लैंड में कुछ कविताओं को लिखे, कुछ कविताएं अमेरिका जाने के बाद लिखे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इनकी अगर रचना की बात करेंगे वर्क्स का, तो हम अभी देखते हैं फिलहाल जो कि इन्होंने इंग्लैंड में रह करके कविता लिखा था, उसके बाद उसका बात करते हैं। इंग्लैंड में जब थे तो इन्होंने कविताएं जो लिखा वो था द ओरेटर्स, फिर था द डांस ऑफ डेथ। आगे हम बात करें तो एक था लुक स्ट्रेंजर। आगे अगर हम बात करें तो था एन अदर टाइम। माय डियर स्टूडेंट्स, ये और भी कुछ कविताएं था जो कि ये इम्पोर्टेंट कविता जो कि इंग्लैंड में रह करके इन्होंने लिखा और उसको मैंने वर्णन किया। आगे अगर हम बात करते हैं इधर, जब वो अमेरिका चले गए, कहाँ रहने लगे थे, अमेरिका में, तो वहाँ बहुत सारे किताबों को लिखे। वो किताबें था, वो कविताएं था, कहानियाँ जो भी कहेंगे, रचना इनका है न्यू ईयर लेटर। दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, न्यू ईयर लेटर। आगे अगर हम बात करें तो फिर था फॉर द टाइम बीइंग। ये अमेरिका का रचनाएं हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो अभी हमने आपको बात किया किसका, जिससे पुलित्जर प्राइज मिला, द एज ऑफ एंजाइटी, इन्होंने अमेरिका में ही लिखे थे। ये था इनका इम्पोर्टेंट वर्क्स। आगे हम बात करेंगे तो आप इसको जरा सा ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। द एज ऑफ एंजाइटी जो था, इसी के कारण से इन्होंने प्रसिद्ध भी हुए और पुलित्जर प्राइज 1948 में जीते। आगे की अगर हम बात करें तो ये तो था शॉर्ट इंट्रोडक्शन जहां से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब हम चलते हैं आपको लेकर के वर्ड्स पे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा किसके लिए, जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पोयम जब हम हिंदी करेंगे तो आपको वर्ड्स की जानकारी होना अति आवश्यक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वर्ड्स पे, जो पोयम में आपको शब्द मिलेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। वो हमने चर्चा किया वर्क का, अब यहाँ हम चर्चा करेंगे मीनिंग वर्ड्स का। आपको माय डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड मिलेगा जो जरा सा समझिएगा। एक वर्ड आपको मिलेगा नर्सेस फ्लावर। आप जरा सा इसको समझिएगा, नर्सेस फ्लावर। माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि नर्सेस फ्लावर क्या होता है, जो जरा सा समझिएगा। अगर नर्स ओनली हम बात करें तो आप कहेंगे क्या कि जो
हॉस्पिटल वगैरह में काम करती है सेविका, वो नर्स नहीं। यहाँ नर्सेस फ्लावर जरा सा आप समझने का प्रयास करो मेरे साथ। ये हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सपोर्ट डैट ये एक ट्री है, देखिए टेढ़ा मेढ़ा ट्री हमने बनाया, और इसके आसपास जो छोटी छोटी पौधा वगैरह जो उगता है, छोटी छोटी पौधा वगैरह जो उगता है, आप देखते होंगे छोटी छोटी पौधा उगा हुआ, ये पौधा जो कहलाता है नर्सेस। ये पौधा क्या कहलाता है? नर्स कहलाता है। तो इन्हीं सारे छोटे छोटे पौधे की बात कर रहा है, नर्सेस फ्लावर की बात कर रहा है। यानी कि क्या कहेंगे, बड़े पेड़ के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उगते हैं उसको हम नर्सेस फ्लावर कहते हैं। तो इसका हिंदी हम क्या कह सकते हैं? छोटे फूल जो क्या कहेंगे, छोटे 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 फूल जो बड़ा पेड़ के नीचे उगता है। आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो है हमने राइट वर्ड्स का प्रयोग किया है लेने का, जो कि W.H. ऑडेन साहब खुद अपने कविताओं को जब लिखे तो उन्होंने लोगों को बीच में प्रकट करते समय इसका अर्थ दिया था। आगे की अगर हम बात करें तो आपको एक वर्ड्स मिलेगा जिसको हम बोलते हैं प्राम्स। क्या बोलते हैं? प्राम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, प्राम्स के बारे में जरा सा जानिए। प्राम्स 4 चक्के वाली जो होता है गाड़ी, जिसमें बच्चों को बैठा करके ले जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे? प्राम्स का मतलब सीधा यहाँ कहेंगे बच्चा का या बच्चा की गाड़ी, जिसमें बच्चा को बैठा के हम ठेल करके ले जाते हैं, प्राम्स कहेंगे। आगे एक वर्ड आपको मिलेगा प्लक। इसका मतलब आप जानते होंगे, प्लक। प्लक का मतलब होता है दूर करना, ऐसे आप लोग इसका हिंदी जानते होंगे, तोड़ना। आगे एक वर्ड आपको मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो जरा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। मिलेगा आपको विस्पेरिंग। विस्पेरिंग नाइवर। विस्पेरिंग नाइवर। विस्पेरिंग नाइवर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स यमराज, जिसको कि हम कह सकते हैं, इसका एक अर्थ और होता है द गॉड ऑफ डेथ। मृत्यु का देवता यमराज को ही कहा जाता है। आप इतना वर्ड्स को नोट किए। अब हम आगे बढ़ाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी बहुत सारा वर्ड्स हम करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो आपको बहुत ज़रूरी है जानना, इसीलिए हम आपको वर्ड्स पावर भी कर लेते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो एक वर्ड आपको मिलेगा फ्रीज, जो कि आप हिंदी जानते होंगे, ठंडा पड़ना। तो इसमें आपको W.H. ऑडेन साहब लिखे हैं कि ठंडा पड़ता है कब? जब मरने के बाद, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ किसी भी शरीर को देखते होंगे तो ठंडा पड़ जाता है। तो फ्रीज का मतलब सीधा यहाँ रखेंगे ठंडा पड़ना। क्या पड़ना? ठंडा, ठंडा, ठंडा होना, फ्रीज। आगे अगर हम बात करें, आपको एक वर्ड मिलेगा, वो मिलेगा वुडेन। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स होता है कैफीन। आप नाम सुने होंगे, कैफीन। कैफीन कैफीन नहीं सुने होंगे, चलिए इतना ही से जानिए। वुड का मतलब लकड़ी होता है, लेकिन यहाँ बात कर रहा है ताबूत का। किसका बात कर रहा है? ताबूत का। आगे अगर हम बात करें, एक वर्ड मिलेगा अस्टिफ्लाई। अस्टिफ्लाई का मतलब अगर हम बात करें तो कहता है डिफिकल्ट वे, यानी हम कह सकते हैं कठिन मार्ग। कौन मार्ग? कठिन मार्ग। आगे एक वर्ड आपको मिलेगा रिप्रूव। क्या मिलेगा माय डियर? रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है किसी चीज़ों को निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। आगे की अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक वर्ड मिलेगा लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस आपको साफ दिखे, लास्ट डिस्ट्रेस, यानी कि किसी भी व्यक्ति, डिस्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, तो लास्ट का मतलब होता है अंत। तो किसी भी व्यक्ति का तनाव अंत कब होता है? जब तक आप जीवित हैं तब तक क्या आपका क्या टेंशन खत्म हुआ? नहीं। आप अगर इंटर में हैं तो बीए में जाएंगे, बीए में जाएंगे तो कंपटीशन में जाएंगे, यानी कि जीवन भर आपके पास टेंशन बना रहेगा। तो इसका मतलब लास्ट डिस्ट्रेस का अगर हम बात करें
तो यहाँ सीधा इसका हिंदी होता है कब डिस्ट्रेस अंत होता है, तो मृत्यु के बाद, यानी कि लास्ट डिस्ट्रेस का मतलब क्या कहेंगे हम, मृत्यु। क्या कहेंगे, मृत्यु। आगे की अगर हम बात करें तो आपको एक वर्ड मिलेगा ग्रेव। ग्रेव का मतलब अगर हम बात करें तो हिंदी होता है कब्र। क्या होता है, कब्र। जहाँ की हम लोग मरने के बाद गाड़ा जाता है उसी को कब्र बोलते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो आपको एक वर्ड मिलेगा रॉलिंग। क्या मिलेगा, रॉलिंग। रॉल, रॉल शब्द आप सुने होंगे, रॉल। जरा सा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आपको जरा सा मैं बता दूं, हम इसको मिटा लें, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, थैंक यू। जरा सा हम रॉल शब्द पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको परेशानी में डालने वाला वर्ड हो सकता है। जरा सा देखिए, अगर आप मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं तो आपको रॉल का जानकारी रखना होगा। इसका प्रयोग नाउन फॉर्म में भी होता है और वर्ब फॉर्म में भी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये रॉल नाउन बनता है तो इसका हिंदी होता है क्रमांक, जो कि आप परीक्षा वगैरह में आपको मिलता है, रोल नंबर यानी क्रमांक संख्या मिलता है। अगर वर्ब की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होता है लुढ़कना। आप कभी कभी ठेले पे या चाउमीन चिल्ली के दुकान पे रोल जा कर के खाते हैं, तो रोल में क्या करता है, रोटी टाइप बना देता है और उसको कागज में लपेट देता है, लुढ़का देता है रख करके, यानी कि क्या उसी को बोलता है रोल, यानी कि गोल कर देना, लुढ़का देना। तो ये जो होता है लुढ़कना यानी लुढ़काना, रोल किस रूप में आएगा, वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। और क्रमांक किस रूप में प्रयोग होता है, नाउन के रूप में प्रयोग होता है। चलिए, तो यहाँ जो है रोलिंग लगाया हुआ है, तो यहाँ हम कहेंगे लुढ़काना, ये हमारा अर्थ हो जाएगा इसका लुढ़काना। आगे की अगर हम बात करते हैं, आपको मिटा लें, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको परेशानी में डालने वाला वर्ड हो सकता है, क्योंकि दो अर्थ देता है। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चंस होगा कि सर हम कहाँ रोल का हिंदी अनुक्रमांक कहेंगे और कहाँ रोल का हिंदी हम क्या कहेंगे, लुढ़कना कहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स है, जब हम पढ़ाएंगे आपको ग्रामेटिकल टर्म्स, तो उसमें हम आपको बता देंगे कि कब इसका हिंदी होता है। ऐसे अगर ज़रा सा सुनना है तो सुन लीजिए कि जितने भी अंग्रेजी का सेंटेंस है उसका निर्माण का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अगर वर्ब के स्थान पे जब रोल आ जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा लुढ़कना। अगर कहीं वर्ब के बाद आवे यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए या सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो ये नाउन फॉर्म में होगा। चलिए, इतना छोटा सा हम इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम आपको दे दिए। आगे जब हम बढ़ाते हैं, आपको एक वर्ड मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें वो मिलेगा लेफ्ट एंड राइट। अगर इसको हिंदी करने की अगर बात करें तो आपको लगेगा कि लेफ्ट एंड राइट का मतलब क्या कहेंगे हम, लेफ्ट और राइट कौन नहीं जानता है, लेकिन इसका मतलब होता है हर जगह, हर जगह। ऐसा नहीं, लेफ्ट मतलब क्या कहेंगे, बायां, और राइट का मतलब क्या कहेंगे, दायां। नहीं, यहाँ इसका हिंदी होता है हर जगह। माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि एक पोएम्स जो है, मैंने पोएम्स को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद हम आपको मीनिंग लिखाने का प्रयास करते हैं। आगे की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक वर्ड और आपको मिलेगा इम्पोर्टेंट्स, वो जरा सा देखेंगे, वो मिलेगा ट्रोल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रोल्स वर्ड को जब मैं देख रहा था तो उसमें देखा, हमने उसको बहुत गहराई से पढ़ने का प्रयास किया ट्रोल्स का। तो उसमें हमारे जो ऑडेन साहब हैं वो अपने कविता के अकॉर्डिंग वो समझाने का प्रयास कर रहे थे कि ट्रोल्स का मतलब होता है क्या। ट्रोल्स का मतलब वो समझा रहे थे कि अगर हम बात करें तो इसका होता है अगली क्रिएचर, यानी कि क्रूप जंतु। अगर हम बात करें तो उन्होंने और भी एक बातें बताए थे कि इसका मतलब हम कह सकते हैं एक गेंट यानी कि राक्षस। तो इंग्लैंड की चर्चा है, तो वहाँ एक प्रकार का ट्रोल्स जो था एक आत्मा है, उस आत्मा की बात किए हैं, यानी कि अगली क्रिएचर है, क्रूप, क्रूप यानी कि रचना है या सजीव है, क्रूप प्राणी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका राइट मीनिंग यही होगा। आपको अगर ट्रोल्स का मतलब कुछ और भी कोई अर्थ देता है तो उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जो दे रहा हूँ सेटिस्फाइड होकर के दे रहा हूँ, क्योंकि हम अपने हेजिटेशन में कभी कुछ लिखाते नहीं हैं। चलिए, अगर हम हेजिटेशन में पड़ जाते हैं
तो हम बच्चों के लाइफ के प्रति खेलने का प्रयास नहीं करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि जितना मेरी माता पिता मुझसे उम्मीद लगाया हुआ है कि मेरा बेटा कामयाब हो, उतना ही उम्मीद आपका माता पिता आपसे लगाए हुए हैं कि मेरी बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा महान बने, और मैं आपको एक गलत पढ़ा दूं उससे कि आपका एक क्वेश्चन अगर यहाँ नहीं कंपटीशन में गलत हो जाए तो कितना फर्क पड़ेगा, उस बात का अंदाजा आपके पास नहीं, मेरे पास भी नहीं है। एक नंबर क्या 0.5 नंबर से लोग फेल होते हैं और उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। तो इसीलिए हम आपके लाइफ के साथ खेलने का हमें कोई अधिकार नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सच के बाद कुछ नहीं पढ़ाने वाले हम। आगे बढ़ेंगे, आगे एक वर्ड मिलेगा आपको, मिलेगा डिलाइट। डिलाइट का मतलब आप जानते होंगे खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नचित। आगे एक वर्ड आपको मिलेगा अस्कोल्ड। अस्कोल्ड का मतलब होता है जब हम गुस्सा में हो जाते हैं तो किसी को डांटना कहते हैं, डांटते हैं, अस्कोल्ड करते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे एक वर्ड आपको मिलेगा फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या पालन करना, पालन करना या पीछा करना। आगे की एक हम बात करेंगे, एक आपको वर्ड मिलेगा लीफलेस। क्या मिलेगा? लीफलेस। लीफ का मतलब पत्ता, लेस का मतलब हीन। आगे की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं यानी कि पतझड़। क्या कह सकते हैं? पतझड़। यानी कि पत्ता क्या हुआ? झड़ा हुआ होना, पतझड़। यानी कि एक भी पत्ता ना मिलना, उसको हम कहते हैं पतझड़। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये उन सारे शब्दों पे मैंने चर्चा किया जो आपको कष्टदायक था, और मैंने उन सारे शब्दों पे भी चर्चा किया जो W.H. ऑडेन साहब इस कविता को समझाने में खुद वर्णन किए हैं। उन सारे शब्दों पे मैंने चर्चा कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि W.H. ऑडेन साहब की जब मैं उन्हीं के द्वारा वर्णन कविता को जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ जो आपको लग रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है या गिरते जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा इस कविता में वो किसी पेड़ की पत्ती की बात नहीं किए हैं। आप जरा से भी जानिएगा, इस कविता में उन्होंने किसी पतझड़ या पेड़ की पत्ती की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं बताने का प्रयास किया है कि मानव का जो उम्र है वो दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है, उसी को बोल रहे हैं कि अब पत्तियां तेजी से गिर रहा है। यानी कि मानव की उम्र धीरे धीरे कहाँ जाते जा रहा है? मृत्यु यानी कि कब्र की ओर बढ़ रहा है। तो मानव की उम्र जो है धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, उसके बारे में यहाँ बात किए हैं। तो हम आगे विस्तार से जब इसको हम पोयम का ट्रांसलेट हिंदी करेंगे, इंग्लिश टू हिंदी, उसमें हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आप जो है वीडियो को पूर्ण अगर देखे हैं तो लोगों को भी शेयर कीजिए। हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे इंटरमीडिएट का। क्यों ना आपके लिए मुझे पसीना की जगह खून बहाना पड़े, आप हमारे साथ दें और आप लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।